हेलो फ्रेंड्स, इस साल जिस तरीके का FMG 2021 का, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है फिलीपींस में जिसकी वजह से इतना अच्छा सक्सेस रेशो आ पा रहा है। तो आज हमारे साथ मिस्टर आनंद मान हैं जो कि फिलीपींस में मेडिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, और आज हम उनके साथ बात करने जा रहे हैं कि क्यों कोई बच्चे को फिलीपींस पढ़ने जाना हो। बहुत सारे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस हैं, अलग अलग लोकेशंस पे बच्चे जाते हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें, व्हाई स्टडी MBBS इन फिलीपींस, तो एक बार चलते हैं एक बार मिस्टर आनंद मान के साथ। वेलकम सर। आज के इस वीडियो में हम बात आपके साथ करना चाहेंगे कि बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जिसमें बहुत सारे कंट्रीज यूरोप में हैं, कुछ कंट्रीज आपके रशियन CIS कंट्रीज हैं। वाई MBBS इन फिलीपींस? तो क्यों जाए कोई आदमी फिलीपींस, क्या फायदा है? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं, बच्चा भी कंफ्यूज होता है। इतने लोग बोलते हैं यहाँ से करना चाहिए, वहाँ से करना चाहिए, तो एक्चुअली करना कहाँ से चाहिए? बच्चा एक ही जगह से करेगा तो ऑब्वियसली उसके सारी चीज़ों का उसको सही जवाब मिले तो वो एक बेटर डिसीजन ले पाए। जहाँ तक फिलीपींस की बात आती है तो एक लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इंडियन फूड अवेलेबल है, सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एजुकेशन में, क्योंकि आप इन चीज़ों में खाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्लाइमेट से सेट नहीं हो पा रहे हो तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे, आपको सिक्योरिटी हमेशा डर लग रहा है तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छा इंडियन फूड मिलेगा, आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा, देन आपको सिक्योरिटी की कोई वो इशू नहीं है, आपको क्लाइमेट का कोई इशू नहीं है, इंडियन आपको सोसाइटी काफ़ी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें तो हैं। इसके अलावा मेन चीज़ आ गई अब पढ़ाई। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए सब कुछ मिल जाए और पढ़ाई में, लेकिन निश्चित रूप से जैसा हम बात कर रहे हैं FMG में जिस तरीके का रिजल्ट आया, तो निश्चित रूप से वहां पे पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, पढ़ाई। अगर बच्चे को पढ़ाई मिल जाए और वो बच्चा वाकई में इंडिया में आके अपना FMG या नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स आगे लाइसेंसिंग एग्जाम होने वाले हैं उनको क्लियर कर पाए, USMLE क्लियर कर पाए, तभी जाके उसके जाने का और उधर पढ़ने का कोई फायदा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक फिलीपींस के एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, फिलीपींस एक US कॉलोनी रहा है, तो इनकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम सारा कुछ US का डेवलप किया हुआ है। एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज फिलीपींस में ही है। जो पहला मेडिकल कॉलेज एशिया में बना था वो था UST, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो टॉमस, जो कि मनीला में ही है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, US फाउंडेशंस पे बना है। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में टीचर्स भी जो हैं वो US रिटर्न टीचर्स हैं। तो एजुकेशन अच्छा है। और जहाँ तक वर्ल्ड वाइड आप देखें फिलिपिनोज का सवाल है, वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जिसका जो काम है वो बहुत ईमानदारी से उसको करता है। तो टीचर भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। फिलीपींस के मामले में कई बार हम सुनते हैं, कई बार आप कुछ वीडियोस वगैरह भी नेट पे देखते होंगे कि जहाँ पे कि फिलीपींस के बारे में स्टूडेंट्स एडवर्सली भी बोलते हैं कि यहाँ पे फेल करते हैं, यहाँ पे फेल नहीं करते, यहाँ पे पास नहीं करते। यहाँ पे आपको पैसे दे के सिफारिश से कोई पास नहीं करेगा, पास आपको अपने दम पे होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि आप अपने दम पे पास हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप वापस इंडिया आएंगे, यहाँ पे आके FMG का एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। ज़्यादातर ये कंट्रीज़ जो हम एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई का इतना वो नहीं है। बच्चे की फ़ीस जा रही है तो वहाँ पे पास हो जाता है। आपने कभी किसी और कंट्रीज़ में ये वीडियो नहीं देखे होंगे कि बच्चा फेल हो रहा है। फिलीपींस में यस, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो फेल भी हो जाता है, बट एक बार फेल होता है तो उसको चोट लगती है, वो ट्रैक पे आता है, अगले बार पढ़ कर करके पास होता है, और फिर वापस जब वहाँ से सक्सेसफुली पास होके आता है तो FMG भी अच्छा कर लेता है। आप कंसिस्टेंसी ले लीजिए, हर दूसरे तीसरे साल, एक साल की बात नहीं है, हर दूसरे तीसरे साल टॉपर आपको फिलीपींस से मिलेगा। इस साल भी जून 2021 का टॉपर फिलीपींस से है। न केवल टॉपर, 10 में से 6 टॉपर्स फिलीपींस से हैं, राइट। इससे पहले भी 2 साल पहले 19 में फिलीपींस से टॉपर था, उससे 2 साल पहले भी फिलीपींस से टॉपर था। तो इतने सारे कंट्रीज और उसमें हर दूसरे साल फिलीपींस से टॉपर आ रहा है, तो ये तुक्का तो नहीं हो सकता। ये सिस्टम नहीं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर वही बच्चा जाए जिसको सच में पढ़ाई करनी है। मतलब
जो कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमने एडमिशन ले लिया तो पास तो हो ही जाएंगे, मतलब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आप ये बहुत स्ट्रांगली वहां पर कहना चाहेंगे? ये जो मेडिकल और मतलब वाकई में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे वो लोग ध्यान देते हैं? ऑब्वियसली देखिए, जो मेडिकल फील्ड ही एक ऐसा है कि जिसमें यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम बीए नहीं कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया, लास्ट के 1 वीक पढ़ के कर लिया, यहाँ पे आपके हाथ में कितने लोगों की जान होती है। तो ऑब्वियसली यदि आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आपका नॉलेज नहीं है तो आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं दिखाना चाहेंगे कि यार इसको थोड़ा ना दिखाएंगे, ये तो कुछ कर देगा। तो आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो मेडिकल में मेरी पर्सनल एडवाइस है कि वो ही बच्चा जाए जिसको सीरियस है पढ़ाई में, जो अपना करियर सही बनाना चाहता है। मज़ा मस्ती के लिए और बहुत प्रोग्राम्स हैं, हम आपको 10 प्रोग्राम बता देंगे, उनमें जाइए, आप इजीली पास भी होंगे। बट यहाँ पे यदि आप ये सोच रहे हो कि किसी कंट्री में मैं जाऊँ जहाँ पे आपको पास कर देंगे, तो FMG आपको कोई पास नहीं कराएगा। एंड सेकेंडली, आप क्यों किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रीजनेबल क्वेश्चन आता है सर। बड़ी मुश्किल से तो बच्चा नीट क्वालिफाई करता है, नीट में अच्छे नंबर लेके आता है, उसके बाद वो किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे जाता है, और स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे फिलीपींस के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एनमैट, जो कि उसको BS के बाद यानी बैचलर ऑफ साइकोलॉजी करने के बाद देना होता है। और अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको MD फिजिशियन में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा कई बार कहा जाता है, कई सारे कंसल्टेंट्स भी इस बात को कहते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स को भी इस बात की धारणा है। तो मेरे को थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि एनमेट का क्या सीन है, एनमेट किस तरीके से होता है, क्या उसमें पूछा जाता है, और इसमें क्या सक्सेस रेशो है, पासिंग रेशो है, या क्या क्राइटेरिया है इसका? एनमेट को लेके काफ़ी भ्रांतियां हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोग उसको लेके मिसगाइड भी करते हैं, कन्फ्यूज़न फैलाते हैं। तो एनमेट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। बेसिकली जैसे अपने यहाँ पे नीट होता है, ऐसे ही फिलीपींस के अंदर एनमेट होता है। एंड जैसे अपने यहाँ पे सपोज आपको SMS मेडिकल कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, जो भी आप एक दिमाग में बैठाते हैं ये कॉलेज चाहिए, तो आपको उसकी मेरिट में आना चाहिए। तो फिलिपिनो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यदि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसकी मेरिट के हिसाब से मिलेगा। इवन इंडियन स्टूडेंट्स को भी ऑप्शन है, आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं, आपने एनमेट में अच्छा किया तो आपको हो सकता है वहाँ पे UST मिल जाए, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस मिल जाए। ये वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब अगर कोई बच्चा एनमेट में अच्छा स्कोर करता है तो उनको टॉप रैंकिंग कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, आपकी फीस भी कम होती है वहाँ पे। ये एक ऑप्शन है, ये एक एडवांटेज है, क्योंकि पहले 2 साल फिलीपींस में BS होता है जो कि प्री मेडिसिन होता है। उसके बाद आप मेडिसिन में जाते हैं तो आप उस टाइम पे कॉलेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज में और अच्छे में जाने के लिए आपको उसकी मेरिट में आना पड़ेगा। दूसरा, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि वो एनमेट का टेस्ट पास नहीं होता और बच्चा वापस इंडिया आ जाता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक बच्चा बताइए जो एनमेट की वजह से आज तक वापस आया हो। पहली बात, एनमेट अपने नीट से बहुत इजी लेवल का होता है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आता ही आता है, उसमें ये 10th के लेवल का होता है। अपने यहाँ पे 12th के लेवल का होता है, एनमेट 10th के लेवल का होता है, क्योंकि फिलीपींस में बच्चा जो प्री मेडिसिन करता है वो 10th के बाद 4 साल का करता है। हमारे स्टूडेंट्स बच्चे 12th करके जाते हैं तो उनको 2 साल का वेटेज दे के 2 साल का ही प्री मेडिसिन करवाते हैं। तो ये 10th के बाद में होता है, इसलिए लेवल 10th का आ गया। अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा इंग्लिश का भी एक सेक्शन होता है, जीके का भी एक सेक्शन होता है, सोशल स्टडीज का भी होता है और मैथ्स का भी होता है। सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो बच्चा इतना सब पढ़ाई करके कैसे कर पाता है? जिस बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया वो इजीली कर लेता है। एंड ऑलमोस्ट मैंने जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर जो एनमेट के टॉपर्स हैं वो इंडियंस ही होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे नीट की तैयारी करके गए हुए होते हैं। शुरू में फिर भी दिक्कत आती थी कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, और जहाँ तक कि ये बात आती है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसका क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि मान लीजिए कोई बच्चा एनमेट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको तो फिर MD में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको तो इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हैं वहाँ पे बहुत से कॉलेजेस हैं जिनमें स्पेशली इंडियन बच्चे ज़्यादा हैं। वो कॉलेजेस कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं मानते। एनमेट का और चेट का रूल है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को एनमेट में सिर्फ अपीयर होना है, उसके लिए कोई मिनिमम स्कोर नहीं है। फिलिपिनो स्टूडेंट को मिनिमम 40 परसेंटाइल लाना है
और मिनिमम 40 परसेंटाइल से कुछ नहीं होगा, उसको जिस कॉलेज में जाना है उसकी मेरिट में आना पड़ेगा। जैसे लेट्स से यूएसटी है, वहाँ का जो टॉप कॉलेज है, यूपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट है जो रमन मैगसेसे फाउंडेशन का कॉलेज है, उनमें अप्लाई करना है तो आपके पास में 90 परसेंटाइल से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में एम्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी परसेंटाइल होनी चाहिए। ओके, बट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज कि वो कितने स्कोर पे ले रहा है। तो आप एडमिशन लेते टाइम पे देख लीजिए जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका मिनिमम कट ऑफ क्या वो रख रहे हैं। यदि खास करके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको इवन 0 परसेंटाइल भी है तो भी वो ले लेंगे। तो चैट की तरफ से, एनमेट की तरफ से कोई कंपल्शन फॉरेन स्टूडेंट्स को नहीं है। बट हाँ, आप अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले हाई रैंकिंग कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आपको उसकी मेरिट में आना पड़ेगा। बट अगेन मैं ये फिर से दोहरा रहा हूँ कि कहीं भी बहुत लोग कन्फ्यूजन फैलाते हैं कि इतने बच्चे वापस आ जाते हैं। मेरे को एक बच्चा बताइए पूरे इंडिया से जो एनमेट की वजह से वापस आ गया हो, प्री मेडिसिन में फेल हो गया हो, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से निकाल दिया हो, या कई बार फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो जाता है, फैमिली में क्राइसिस हो जाती है, तो बच्चा आ जाता है। बहुत बच्चे आते हैं, वो तो किसी भी कंट्री से आ सकते हैं। बट एनमेट की वजह से कोई बच्चा एक भी आया हो, मेरे को बताइए, मेरे से। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो बोलूँगा ब्रेकिंग है कि लोगों को ये पता चले कि एनमेट, तो इसका मतलब सर, अगर मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, मान लीजिए किसी बच्चे के 0 नंबर आ गए या 10 नंबर आ गए एनमेट में, उसका क्या होगा? लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मनीला की हम बात करते हैं। मनीला में 3-4 कॉलेजेस हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को लेते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस? जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प सिस्टम है, एमा स्कूल ऑफ मेडिसिन है, एमिलियो ओगिनाल्डो कॉलेज है। ठीक है, तो एमिलियो ओगिनाल्डो एक ऐसा कॉलेज है जो 40 परसेंटाइल से नीचे नहीं लेगा मेडिसिन में। तो आप प्री मेडिसिन में लेट्स से एमिलियो में पढ़ रहे हैं, बट आपको पता है कि आपको 40 परसेंटाइल लाना है, और ये आपके बीएस के दौरान आपको 4 अटेम्प्ट मिल जाते हैं एनमेट के। हर 6 महीने में एनमेट का एग्जाम होता है। चारों एनमेट में खुदा न खास्ता आपके 40 परसेंटाइल नहीं आए तो ये एमिलियो आपको मेडिसिन में एडमिशन नहीं देगा। बट आप एमा में जा सकते हैं, आप परपेचुअल में जा सकते हैं, वो लेते हैं। वो इवन आपके 0 परसेंटाइल भी आ गया तो वो ले लेते हैं, वो उनकी पॉलिसी है, बिकॉज उनको फॉरेन स्टूडेंट्स चाहिए, और फॉरेन स्टूडेंट्स में मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट होता है, तो एवरेज स्टूडेंट को भी ले लेते हैं। तो उसकी वजह से वापस नहीं आना पड़ेगा। हो सकता है कॉलेज आपको चेंज करना पड़ जाए कि आप एमा में हैं। बट ये 2-3 जो कॉलेजेस हैं जिनमें मेजर इंडियन स्टूडेंट्स जाता है, वो सब किसी भी एनमेट स्कोर पे इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिट कर। तो सीधा सीधा हम बोलें कि एनमेट की वजह से बच्चे को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो किसी भी स्कोर पे है, सिर्फ उसको वहां पर अटेम्प्ट करना है एनमेट एग्जाम, वो भी उसके पास 4 ऑप्शन है। और आपने ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जब बच्चा बीएस कर रहा है, जो 2 साल का या 1.5 साल का, जो 3 सेमेस्टर का ड्यूरेशन है, उस दौरान वो 4 बार एनमेट एग्जाम दे सकता है। तो उनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट उसको देना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको जो उसने अटेम्प्ट किया है, जो एनमेट में उसने एग्जाम दिया है, वही उसको सबमिट करना है। सिर्फ ये कि मैंने एनमेट में अपीयर किया। ओके, ये बहुत वो नहीं करेंगे तो मेडिसिन में एडमिशन नहीं है। तो ठीक है ना, अपीयर करना तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो अपीयर करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? मतलब क्या उसको खुद फॉर्म भरना पड़ता है, कॉलेज फॉर्म? एनमेट के फॉर्म्स जैसे अपने नीट के निकलते हैं, ऐसे एनमेट के भी फॉर्म्स निकलते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश होता है, और उसको आप ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इस टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है कि एनमेट का एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहा है, तो आप इंडिया में बैठे हुए एनमेट दे सकते हैं। पहले तो आपको वहीं एनमेट का एग्जाम जब पेंडेमिक से पहले सिर्फ 2 कंट्रीज में होता था, फिलीपींस एंड यूएस। इंडिया में नहीं होता था क्योंकि यूएस ने ही ये डेवलप किया। यूएस के बहुत बच्चे फिलीपींस में पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत से ऑप्शंस हैं एशियन कंट्रीज़ के, उनमें कहीं पे कोई यूएस का बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं पढ़ रहा होगा। फिलीपींस का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे यूएस का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो यही एनमेट का एग्जाम पहले या तो फिलीपींस में होता था या यूएस में होता था, तीसरे किसी कंट्री में नहीं होता था। लेकिन अभी हमको एक एडवांटेज है पेंडेमिक में कि ऑनलाइन हो रहा है, तो हम इंडिया में बैठे बैठे भी दे सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, एनमेट इंडिया से भी दिया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई बच्चे ने, आपने बीएस के बारे में थोड़ा बताया, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा बीएस नहीं करना चाहता, तो क्या कोई दूसरा तरीका भी है? मतलब कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके लिए क्या, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, बीएससी कर लेते हैं।
बीएससी करने के बाद उनको लगता है कि यार मैंने बायोलॉजी लिया था, डॉक्टर बनना मेरा सपना था, तो अब मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहोगे? जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए तो फिलीपींस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसका टाइम भी बचता है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस में पहले प्री मेडिसिन होता है जिसको बीएस होते हैं। बीएस अपन यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं, वो भी बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं, लिखते हैं वो बीएस हैं, हम बीएससी हैं, लेकिन वो बीएससी होता है। प्री मेडिसिन उनका बीएससी होता है, बैचलर ऑफ साइंस। तो जिस बच्चे ने ऑलरेडी यहाँ पे बीएससी किया हुआ है उसको प्री मेडिसिन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा मेडिसिन में एडमिशन मिलता है और उसको 4 साल के अंदर उसका मेडिसिन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए भी यही कंडीशन है कि उसको अपने पहले सेमेस्टर के दौरान एनमेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और एडमिशन लेते टाइम पे वो कॉलेज से पूछ ले कि आपका कट ऑफ क्या है। तो उस कॉलेज ने जो कट ऑफ रखा हुआ है उतना उसको आएगा तो उसका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो उसका एडमिशन कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, बट जो कॉलेज हम कुछ डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स है, वो तो ऑब्वियसली किसी भी स्कोर पे ले लेंगे। बट आपने यदि बहुत अच्छे वाले कॉलेज में ले लिया है, जैसे सपोज आपको किसी भी वजह से आपके बीएस के परसेंटाइल के बेस पे कहीं पे मिल गया है बट बाद में एनमेट का नहीं आया, तो वो आपको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए, या तो आप स्टैंडर्ड बहुत देख रहे हैं कॉलेज का तो अपना स्टैंडर्ड भी ऊंचा कीजिए और एनमेट में अच्छा परफॉर्म कीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा एवरेज कॉलेज देख लीजिए जो कि एनमेट के कम स्कोर पे एडमिशन ले रहा हो। बट बीएससी वाले के लिए इससे बेटर वर्ल्ड में कहीं ऑप्शन नहीं है कि 4 साल में उसका मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसका टाइम बिगड़ा था वो उसका यूटिलाइज, उसको वहाँ बीएस नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि टोटल कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर फिलीपींस में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, और टोटल कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? एलिजिबिलिटी बेसिकली कोर्स ड्यूरेशन देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था तो 2 तरह से हो गया। जो एक तो 12th पास जो बच्चा है उसके लिए 6 साल का ड्यूरेशन है, 2 साल का प्री मेडिसिन और 4 साल का मेडिसिन। और जो बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट है उसके लिए 4 साल का ड्यूरेशन है। जो 6 इयर्स वाला है मैक्सिमम स्टूडेंट उसी में ही जाता है, 4 इयर्स में तो बहुत कम स्टूडेंट जा पाता है, क्योंकि मेडिकल लाइन वाला स्टूडेंट नॉर्मली 12th के बाद में मेडिकल की तरफ ही जाता है, ग्रेजुएशन कम बच्चा करता है। बट जो 12th वाला बच्चा है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, 50% उसमें होना चाहिए और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। और सेम चीज़ जो 4 साल वाला है उसको 12th के बाद में 3 साल का बीएससी डिग्री उसके पास में होना चाहिए और नीट उसको भी क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो नीट क्वालिफाई, बहुत बढ़िया। तो एलिजिबिलिटी भी इजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत खुलकर सारी चीज़ों के बारे में जवाब दिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो है इंटर्नशिप। 4 साल का जो एमडी कोर्स होता है उस कोर्स के अंदर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या नहीं है, और उसको इंडियन गवर्नमेंट मान्यता देती है कि नहीं देती है? क्योंकि अगर वहाँ पे इंटर्नशिप है तब तो बिल्कुल जैसे इंडिया में ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो उस हिसाब से तो फिर लगभग बराबर ही ड्यूरेशन हो गया। तो इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। जो मेडिसिन का 4th ईयर है या जो बीएसएमडी वाला प्रोग्राम है 6 इयर्स वाला, जो लास्ट ईयर है वो इंटर्नशिप ही है। बेसिकली फिलीपींस में इसको इंटर्नशिप नहीं बोला जाता, इसको क्लिनिकल रोटेशन या क्लर्कशिप बोलते हैं। सो है वही जो हम यहाँ पे इंटर्नशिप बोल देते हैं, वो क्लर्कशिप बोलते हैं। क्लर्कशिप वहाँ पे लास्ट का जो ईयर है वो पूरा क्लर्कशिप है। बच्चे को हॉस्पिटल जाना होता है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है, टीचर की गाइडेंस में होता है और पूरा इंडिपेंडेंटली वो पेशेंट्स देखता है। बहुत अच्छा एक्सपोजर हॉस्पिटल में बच्चे को मिलता है और कुछ ही कंट्रीज़ में ये इंटर्नशिप अच्छी होती है। इसलिए आप यदि देखेंगे एनएमसी पे चेक करेंगे तो इंटर्नशिप 2-4 कंट्रीज़ की ही वैलिड कर रखी है, जिसमें फिलीपींस भी है। फिलीपींस की जो इंटर्नशिप है उसको एनएमसी मान्यता देता है और बच्चे को इंडिया में वापस आने के बाद में इंटर्नशिप वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वहाँ की क्लर्कशिप जो है वो एज इंटर्नशिप वैलिड है। तो क्या उसके लिए मिनिमम 365 डेज की जो इंटर्नशिप की कंडीशन है
उसके लिए क्या वहाँ पे इस कोर्स के साथ अलग से कोई सर्टिफिकेट देती है 365 डेज की इंटर्नशिप? उसके पूरे करिकुलम में ही मेंशन होता है वो, उसकी वहाँ पे TOR मिलता है, उसके अंदर पूरा मेंशन होता है। और उसके मार्क्स भी मिलते हैं उसको बाकायदा। उस क्लर्कशिप के भी बेसिकली 4 मॉड्यूल्स उनके होते हैं 3-3 महीने के, रोटेशन इसीलिए बोलते हैं कि चारों में उसको रोटेट करते हैं चारों मॉड्यूल्स के अंदर। तो पूरा अच्छे से स्ट्रिक्ट होता है। इनफैक्ट इंडिया में भी शायद इतना स्ट्रिक्ट क्लर्कशिप या इंटर्नशिप नहीं होता। बच्चा यदि 5 मिनट लेट है तो उसका 1 दिन की अटेंडेंस एब्सेंट लगती है और 1 दिन के लिए उसको 4 दिन एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो कई बार ये 365 डेज नहीं, ये 400, 420, 450 डेज भी हो जाता है यदि बच्चा लेट कर जाता है तो। जैसे इंडिया से जो बच्चे जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, तो इंडिया में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ह्यूज कॉलेजेस होते हैं, उसके साथ ही अंदर ही कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल्स होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस फिलीपींस के अंदर है। तो क्या मतलब हॉस्पिटल और क्लिनिकल रोटेशन या कहें कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस का कैसा वहाँ पर सीन रहता है? बच्चों को हॉस्पिटल का कैसा एक्सपोजर मिल पाता है? बेसिकली कुछ कॉलेजेस हैं जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं और कुछ कॉलेजेस के साथ में हॉस्पिटल्स अटैच्ड होते हैं। तो हॉस्पिटल तो ऑब्वियसली क्लिनिकल रोटेशन बिना हॉस्पिटल के तो नहीं हो पाएगा। तो जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं वो भी नॉर्मली कॉलेज कैंपस से थोड़ा बहुत बाहर होंगे, क्योंकि वो प्रॉपर हॉस्पिटल होगा। अपने भी देखें इंडिया में तो मेडिकल कॉलेज अलग होगा और हॉस्पिटल अलग होगा, बिल्डिंग्स उनकी अलग होंगी, भले एक ही कैंपस में होने के डिस्टेंस पे होता है, लेकिन हॉस्पिटल और कॉलेज तो थोड़ा अलग अलग होता ही है। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी है कि कुछ कॉलेजेस के हैं, कुछ के अटैच्ड हैं, और लेकिन पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं उनके क्लर्कशिप के, आपको बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ता है। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्लर्कशिप में, इंटर्नशिप में बच्चा फेल होता है। इंडिया पे आपने कभी इंटर्नशिप में बच्चा फेल होते हुए नहीं सुना होगा। फिलीपींस में पहले वाले 3 साल कर जाते हैं और इंटर्नशिप में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो फेल हो जाते हैं। अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है, लेट होते हैं। हम लोग नॉर्मली टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि यार 5 मिनट है तो क्या हो गया, वहाँ 5 मिनट है तो 1 दिन की एब्सेंट लग गई आप। ओके, तो मतलब डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत रोचक जानकारी आपने दी। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ों में उनको क्लैरिटी मिलेगी। और एक लास्ट सवाल आपसे थोड़ा सा एनमेट से रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा कि एनमेट एग्ज़ाम के बाद एक जो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो उनको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बता दीजिए। हाँ, बेसिकली ये एनमेट का नहीं, जैसे अपने NMC है फिलीपींस में, चैड है, दैट इज कमीशन ऑन हायर एजुकेशन। तो पूरा रेगुलेट चैड करता है फिलीपींस के अंदर। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कई बार हम ये भी सुनते हैं कि इस कॉलेज में तो इतनी ही सीट थी, ज़्यादा एडमिशन्स करवा दिए कंसल्टेंट ने, बच्चा वापस आ गया, ये हो गया, और ऐसी चीज़ें कई जगह पे होती भी हैं। बट फिलीपींस में सबसे अच्छी चीज़ है कि जिस भी बच्चे का मेडिसिन में एडमिशन होता है उसको चैट इंडिविजुअली एक सर्टिफिकेट देती है जिसको सिया बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन मेडिकल कोर्सेज। तो वो बच्चे का इंडिविजुअली उसके नाम से आता है, उसका कॉलेज का नाम लिखा होता है, कौन से ये बच्चे का नाम, इस कॉलेज में इसका एडमिशन, इस सेशन में एडमिशन है उसका। तो उसके लिए बेसिकली जो चैट एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई जब करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके साथ में एनमेट का स्कोर कार्ड लगाना जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एनमेट देना जरूरी है। अब वो यदि कॉलेज आपको 0 परसेंटाइल पे एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कॉलेज का इश्यू है, चैट इंटरफेयर नहीं करेगा। बट एक रूल है, ये कई बार थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बट रूल है तो वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपको एनमेट का स्कोर चैट एलिजिबिलिटी के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं है आपका तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस्टर आनंद। हमारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स फिलीपींस जाना चाहते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बन के अपना मेडिसिन करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी।
चलिए तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। गुड बाय एंड थैंक यू।